सिप्री की नई रिपोर्ट आते ही एक शॉकिंग सच सामने आया है। इंडिया ने अचानक रशिया से हथियार खरीदना 70% से सीधा 40% तक गिरा दिया है। सोचो, अगर इंडिया अपनी सबसे पुरानी और भरोसेमंद सप्लाई लाइन अचानक काट रहा है, तो आने वाले बड़े खतरे के लिए ये गैप कौन भर रहा है? असली बात क्या है पता है? जब हम अपना फोकस फ्रांस और इजराइल पर शिफ्ट कर रहे हैं, तब चाइना ने चुपचाप एक भयंकर खेल कर दिया। उसने अपने 61% वेपन्स सीधा पाकिस्तान भेज दिए हैं, जिससे पाकिस्तान अचानक दुनिया का 5th सबसे बड़ा आर्म्स बायर बन गया है। आज इस वीडियो में इस नई सिप्री रिपोर्ट को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे इंडिया की ये नई वेपन्स स्ट्रेटेजी और मेक इन इंडिया बूम एशिया में चाइना और पाकिस्तान का पूरा मिलिट्री बैलेंस हमेशा के लिए बदलने वाली है। अब सीधा डेटा पे आते हैं। सिप्री की 2021 से 2025 वाली रिपोर्ट देखो। एक टाइम था जब इंडिया के 70% हथियार सिर्फ रशिया से आते थे। चाहे आसमान में उड़ने वाले MiG-21 फाइटर्स हों, जमीन पर गरजने वाले T-72 टैंक्स हों, या समंदर के अंदर चलने वाली किलो क्लास सबमरीन्स। कई डिकेड्स तक हमारी पूरी डिफेंस सप्लाई चेन अकेले रशिया पर ही चल रही थी। लेकिन आज ये नंबर गिरकर सीधा 40% पर आ गया है, मतलब सीधा 30% का डायरेक्ट ड्रॉप। पर अचानक ऐसा क्या हुआ? दरअसल यूक्रेन वॉर के बाद रशिया की डिफेंस फैक्ट्रीज पर बहुत बड़ा प्रेशर आ गया है। एक तो उन पर वेस्टर्न सैंक्शंस लग गए, और दूसरा उन्हें अपने ही युद्ध के लिए लगातार हथियार चाहिए। इस वजह से इंडिया के कई क्रूशल प्रोजेक्ट्स डिले होने लगे, चाहे वो जरूरी स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई हो या हमारे मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स। तो रिजल्ट क्या निकला? ये 30% का मैसिव ड्रॉप। और डिफेंस की दुनिया में ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। बाहर से देखने पर दोनों देशों की दोस्ती आज भी बहुत सॉलिड लगती है। बड़े बड़े समिट्स होते हैं, बढ़िया फोटो ऑप्स होते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग हो चुकी है। रशिया की डिफेंस कंपनीज तक पहुंचने वाला फॉरेन पैसा अब रुक रहा है। क्यों? क्योंकि उनके सबसे पुराने और सबसे बड़े कस्टमर ने बिल्कुल शांति से अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कम कर दिए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, ये 30% का गैप हमारी कोई मजबूरी या कमजोरी नहीं है। इसके पीछे इंडिया का एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है, अपनी सप्लाई को डाइवर्सिफाई करने का, जो अब हमारी सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। और इसी गेम ने पूरी दुनिया के आर्म्स मार्केट की नींद उड़ा दी है। इंडिया का सिर्फ रशिया से इंपोर्ट नहीं गिरा है, टोटल बाहर से आने वाला माल ही कम हो गया है। पिछले 5 साल का सिप्री डेटा चेक करो। टोटल फॉरेन आर्म्स इंपोर्ट में 4% की सीधी गिरावट आई है। ये 4% सुनने में छोटा लगता है, पर जब दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट बायर कट मारता है ना, तो ग्लोबल मार्केट में अरबों डॉलर का भूकंप आता है। पहले फॉरेन डिफेंस कंपनीज आराम से अपने कॉन्ट्रैक्ट्स छापती थीं। उन्हें लगता था कि इंडिया तो हमेशा उनकी दुकान चलाएगा। पर अब उनकी सांस अटकी हुई है, क्योंकि मेक इन इंडिया अब सिर्फ किसी पोस्टर का नारा नहीं रहा। देश की फैक्ट्रीज अब खुद अपने दम पर आधुनिक वेपन्स बना रही हैं। और मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, ग्राउंड रियलिटी देखिए। हवा में उड़ने वाले तेजस फाइटर जेट्स अब सीधे HAL बेंगलोर से निकल रहे हैं। जमीन पर दुश्मनों को ढेर करने वाले अर्जुन टैंक्स और पिनाका रॉकेट सिस्टम्स पूरी तरह इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अब सिर्फ सरकारी फैक्ट्रीज नहीं, बल्कि टाटा और L&T जैसी बड़ी प्राइवेट कंपनीज भी खुद मिसाइल लॉन्चर्स और बड़े बड़े नेवल सिस्टम्स बना रही हैं। जो पैसा पहले बाहर जाता था, वो अब देश के अंदर लग रहा है, जो आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर हम बाहर से इंपोर्ट्स इतनी तेजी से कट कर रहे हैं, तो हमारी बॉर्डर्स सेफ कैसे हैं? बिना अपनी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज किए इंडिया ये हाई स्पीड ट्रांजिशन आखिर कर कैसे रहा है? इसका जवाब हमारी नई और पावरफुल मिलिट्री प्लानिंग में छुपा है। लॉजिस्टिक्स का एक सीधा सा रूल होता है। अगर किसी आर्मी में 10 तरह के अलग अलग सिस्टम्स होंगे, तो पूरी सप्लाई चेन एक मेस बन जाती है। लेकिन इंडिया आज एग्जैक्टली यही कर रहा है। जैसा हमने डेटा में देखा, रशिया का शेयर अभी 40% है। बाकी बचा हुआ करीब 44% अब फ्रांस और इजराइल कवर कर रहे हैं। और ये दोनों देश प्योर NATO स्टैंडर्ड टेक यूज करते हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ हमारी सोवियत एरा मशीनरी और दूसरी तरफ वेस्टर्न हाईटेक। ये दोनों सिस्टम्स आपस में कम्युनिकेट तक नहीं करते। दुनिया भर की आर्मीज इसे एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक नाइटमेयर मानती हैं, एक बहुत बड़ी कमजोरी मानती हैं। पर यही तो ट्विस्ट है। हिंदुस्तान के डिफेंस प्लानर्स इस डाइवर्सिफिकेशन को हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत बना रहे हैं। यही असली चाणक्य नीति है। सोचिए, अगर किसी रियल वॉर सिचुएशन में किसी एक ग्लोबल पावर ने हमारे स्पेयर पार्ट्स या एम्यूनिशन रोक दिए,
तो क्या होगा? हमारा दूसरा सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल रहेगा। एक एग्जाम्पल से समझिए, अगर कल को रशिया से आने वाले मिसाइल स्पेयर पार्ट्स में डिले हो जाए तो इंडिया का काम नहीं रुकेगा। हम तुरंत अपने फ्रेंच राफेल और इजरायली मिसाइल सिस्टम्स पर शिफ्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए हमारी इंडियन एयरफोर्स इंटेंशनली एक मिक्स्ड फ्लीट ऑपरेट करती है। हम किसी एक सिंगल सप्लायर की मोनोपोली को पूरी तरह तोड़ रहे हैं। इसी ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी को सप्लाई चेन सोवरेंटी कहते हैं। अब किसी एक देश का हमारे डिफेंस पर पूरा कंट्रोल नहीं रहा, और यही डाइवर्सिफिकेशन आज इंडिया की सबसे बड़ी शील्ड बन गया है। बाहर की दुनिया को लग रहा है कि मॉस्को ने अभी भी इंडिया के डिफेंस मार्केट पर अपना दबदबा बचा रखा है, लेकिन असलियत में एक यूरोपियन पावर ने चुपचाप पूरा गेम ही पलट दिया है। पेरिस ने यह मौका एकदम ठीक पकड़ा। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जैसे ही रशिया के वेपन्स डिले होने लगे और उनकी सप्लाई चेन प्रेशर में आई, वहीं से फ्रांस ने आगे बढ़कर सीधा 29% डिफेंस मार्केट अपने नाम कर लिया। पर सवाल यह है कि अचानक ये हुआ कैसे? इसका जवाब छुपा है कुछ मैसिव गेम चेंजिंग डील्स में। आसमान की ताकत बढ़ाने वाले एडवांस्ड राफेल फाइटर जेट्स और समंदर के अंदर की ताकत स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोग्राम, जो अब सीधा मुंबई के मझगांव डॉक में बन रही हैं। इन्हीं हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स ने एक झटके में फ्रांस को इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट वेपन सप्लायर बना दिया है। सोचो, आज फ्रांस सिर्फ 11% पीछे है इंडिया के प्राइमरी डिफेंस सप्लायर बनने से। रशिया, जिसने डिकेड्स तक हिंदुस्तान पे राज किया, अब सेकेंड प्लेस का खतरा फेस कर रहा है। यह एक मैसिव पावर शिफ्ट है जो किसी को दिख नहीं रहा था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब इंडिया अपने सप्लाईज डाइवर्सिफाई कर रहा है तो हमारा नेबर कुछ और ही गेम खेल रहा है। अगर आपको मेरा रिसर्च और कंटेंट पसंद आ रहा है, चैनल सब्सक्राइब करो। तो अब आते हैं हमारे पड़ोसी पर। पाकिस्तान अचानक से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा वेपन्स इंपोर्टर बन गया है। लेकिन इस लिस्ट में इतने ऊपर आने के पीछे का जो नंबर है ना, वो एकदम डेंजरस है। उनका पूरा का पूरा डिफेंस इकोसिस्टम सिर्फ एक ही सोर्स के भरोसे चल रहा है। आज उनके लगभग 80% हथियार डायरेक्ट चाइना से बाहर लैंड हो रहे हैं। और हवाई बातें नहीं, डायरेक्ट एग्जांपल्स देखिए। चाहे आसमान में उड़ने वाले JF-17 फाइटर जेट्स हों, जमीन पर लगा HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम हो, या समंदर में चलने वाली उनकी चाइनीज सबमरीन्स, सब कुछ सीधा बीजिंग से आ रहा है। अब जरा दोनों देशों की स्ट्रेटेजी को कंपेयर करके सोचिए। एक तरफ इंडिया है, जिसने अपनी आर्मी को रशिया, फ्रांस और इजराइल जैसी अलग अलग पावर्स के साथ डाइवर्सिफाई करके इंसुलेट किया है। अगर कल को किसी एक पार्टनर ने धोखा दिया या सप्लाई रोकी, तो हमारे पास 2 सॉलिड बैकअप तैयार हैं। लेकिन इस्लामाबाद का क्या हाल है? एक तरफ वो IMF के आगे बेल आउट की भीख मांगते हैं और दूसरी तरफ चाइना का वही टेक एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उनकी पूरी मिलिट्री आज चाइना के हाथ में है। इसे मिलिट्री टर्म्स में कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर कल को किसी भी वजह से बीजिंग ने एक भी जरूरी पार्ट रोक दिया, तो उनकी पूरी की पूरी आर्मी वहीं जमीन पर ग्राउंड हो जाएगी। लेकिन इस चाइना पाकिस्तान थ्रेट को बैलेंस करने के लिए इंडिया ने एक मिडिल ईस्टर्न ट्रम्प कार्ड खेला है। तेल अवीव ने सीधा 15% डिफेंस मैट्रिक्स अपने नाम लॉक किया। और ये हवाई बातें नहीं हैं, ग्राउंड पर देखिए। हमारी नेवी को दुश्मनों से बचाने वाली बराक-8 एयर डिफेंस मिसाइल्स हों, बॉर्डर्स पर चील की तरह नजर रखने वाले हेरॉन सर्विलेंस ड्रोन्स हों, या दुश्मनों के टैंक्स को ढेर करने वाली स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल्स, ये सब इजराइल से आ रहा है। अब सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? एक तरफ इजराइल अपने खुद के घर में एक भयंकर मल्टी फ्रंट वॉर लड़ रहा है। दुनिया भर की ग्लोबल बॉडीज बस आराम से बैठकर उनकी कड़ी निंदा करने में लगी हैं। ऐसे माहौल में पूरी दुनिया को लगता था कि इजराइल का आर्म्स एक्सपोर्ट तो अब पूरी तरह रुक जाएगा। लेकिन असलियत और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है दोस्तों। इतनी बड़ी वॉर के बीच भी इनकी फैक्ट्रीज लगातार अपने हाईटेक वेपन्स हिंदुस्तान भेज रही हैं। कमाल की बात यह है कि आज तक एक भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट या डिलीवरी डिले नहीं हुई है। अब जरा इस पूरी पिक्चर को एक साथ देखिए। एक तरफ फ्रांस और इजराइल इन नए कॉन्ट्रैक्ट्स के दम पर ऐश कर रहे हैं और अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारा सबसे पुराना दोस्त रशिया एक एग्जिस्टेंशियल फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है। और दोस्तों, ठीक यहीं से शुरू होती है इस रिपोर्ट की असली शॉकवेव। जब इंडिया अपना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट अचानक डाइवर्ट करता है ना, तो मॉस्को की बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनीज की सांस अटक जाती है।
दुनिया में सबको लगता है कि आर्म्स सप्लायर ही हमेशा सुपर पावर होता है, पर सच ये है कि हमारे फंड्स ही उनकी दुकान चला रहे थे। डिकेड्स तक इंडिया का पैसा ही इन रशियन फैक्ट्रीज को जिंदा रखता था। अब जब हमने इन कॉन्ट्रैक्ट्स में सीधा 30% का कट मार दिया है, तो रोस्टेक और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन जैसे बड़े बड़े रशियन डिफेंस जायंट्स का फॉरेन पैसा पूरी तरह रुक गया है। ये मेगा कंपनीज हमेशा से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स पर हेविली डिपेंडेंट रही हैं। बिना इस इंडियन कैपिटल के इनके अंदर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो चुका है। उनके नेक्स्ट जनरेशन वेपन्स की R&D का पैसा अब लगभग सूख चुका है। अब आप ही सोचिए, अगर रिसर्च के लिए पैसा ही नहीं आएगा तो कल के नए स्टेल्थ फाइटर्स आखिर बनेंगे कैसे? इस पैसे की रोक ने आज पूरी दुनिया को एक नया सच दिखा दिया है। एक ऐसा सच जहां बायर यानी हिंदुस्तान ने इस पूरे ग्लोबल वेब का कंट्रोल सीधा अपने हाथ में ले लिया है। ग्लोबल न्यूज़ चैनल्स हमेशा यही कहते हैं कि इंडिया हथियार इसलिए खरीदता है क्योंकि हम बाकी देशों पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन इस सिपरी रिपोर्ट की असलियत एक बॉम्ब शेल की तरह गिरी है। आज पूरी दुनिया के टोटल आर्म्स इंपोर्ट का एग्जैक्टली 8.2% अकेले इंडिया होल्ड करता है। और जरा इस स्केल को समझिए, इंडिया हर साल $70 बिलियन से ज्यादा का मैसिव डिफेंस बजट ऑपरेट करता है। जब इतना बड़ा पैसा अपना रास्ता बदलता है ना, तो पूरे ग्लोबल मार्केट में अरबों डॉलर का भूकंप आ जाता है। ये 8.2% सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सीधा सीधा पावर का गेम है। हिंदुस्तान आज दुनिया का एक अकेला ऐसा बायर बन गया है जो अपनी मर्जी से जिसे चाहे जिंदा कर दे। अगर हमने अपनी सप्लाई लाइन थोड़ी सी भी चेंज की तो एक सुपर पावर की फैक्ट्रीज में ताले लग जाते हैं और दूसरे देश की GDP डबल हो जाती है। फ्रांस, इजराइल, अमेरिका, इन सबको लगता था कि वो हमें कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अनकंफर्टेबल रियलिटी ये है दोस्तों कि आज उनकी अपनी डिफेंस इंडस्ट्रीज का सर्वाइवल हमारे दिए हुए कैपिटल और कॉन्ट्रैक्ट्स पर टिका है। आने वाले टाइम में वेस्टर्न इकोनॉमीज को अपनी प्रोडक्शन लाइंस चलाने के लिए न्यू दिल्ली के दरवाजे पर आना ही पड़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको ये बताती है कि हम सिर्फ एक क्लाइंट स्टेट हैं, बस एक कस्टमर हैं। लेकिन ये डेटा आज चीख चीख कर कह रहा है कि भारत अब इस दुनिया का अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल किंग मेकर बन चुका है। अब सवाल ये है, क्या चाइना और पाकिस्तान का 80% वाला ये नया कॉम्बो इंडिया के इस मास्टर स्ट्रोक को तोड़ पाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।